यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब दिख रहा है यहाँ पर आपके सामने ये, और यही यूरिनोमीटर। इसके नीचे एक ये लट्टू जैसा बल्ब लगा हुआ है, ये दिख रहा होगा आपको। इसमें मर्क्यूरी का वेट होता है, ठीक है। और इसके पार्ट को देखें तो फिर इसमें देखें फर्दर, इसको यहाँ पर डायग्राम फॉर्म में बताया गया है। ये टेस्ट ट्यूब जो यहाँ दिख रहा है, और ये यूरिनोमीटर ये जो दिख रहा है। अच्छा, यूरिनोमीटर के 3 पार्ट होते हैं। पहला इसका स्टेम, ठीक है, और दूसरा है फ्लोट, ठीक है, और तीसरा है वेट। ये फ्लोट करता रहता है, ये मीटर यहाँ पर मैपिंग लगी होती है, और इसका ये वेट यानी वजन रहता है, इसमें मर्क्यूरी रहता है, और ये टोटल प्योर ग्लास का बना होता है। जो ये फ्लोट होता है, जो ये हॉलो पाइप होता है, यहाँ दिख रहा है, ये हॉलो पाइप है बिल्कुल, इसमें कुछ भी नहीं है, हॉलो पाइप, एयर टाइट है, और इस वजह से ये पानी के अंदर, यूरिन के अंदर फ्लोट कर सकता है। और ये वेट दिया गया है, एक पर्टिकुलर वेट का मर्क्यूरी भरा गया है, तो उसकी कितनी डेंसिटी है उसके बारे में ये बताता है, ठीक है। और ये लट्टू जैसा स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। और जो इसका स्टेम होता है, मतलब कि ये वाला हिस्सा होता है स्टेम, यानी जिसपे ये वहां पर निशान बने हुए हैं, ये होते हैं 1000 से 1060, 1000 से 1060 तक उसमें मार्किंग होती है, ठीक है। और इसका उपयोग, जो इसका यूटिलाइजेशन है, यूरिन की ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी नापने के लिए किया जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी नापने के लिए किया जाता है, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसी है उसको मेजर करने के लिए किया जाता है। फिर इसको हम दूसरे पिक्चर में यहाँ देखें, ये और पिक्चर क्लियर है, यहाँ पर देखिए। ये है स्टेम, इसमें मार्किंग है, और ये हॉलो पाइप है, खाली पाइप है, और इसके अंदर जो भरा हुआ है, इससे वेट इसके अंदर ये रखा हुआ है, बॉल बेरिंग से भरा होता है। ये गोल भी होता है, और कई बार ये लट्टू जैसा शेप में भी होता है। तो इसका काम है कि जब यूरिन के अंदर, जब हम इसको एक मार्क तक ले जाकर इसमें यूरिन में डाल देते हैं, तो यूरिन के अंदर कितना डीप करता है, कितना ऊपर रहता है, उसके हिसाब से यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें पता चलती है, ठीक है। इसलिए इसको हम यूटिलाइज करते हैं। ये आ गया यूरिनोमीटर। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। अब हम आ जाते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से आप सब परिचित होंगे, कोई जिसको हिंदी में, इसमें कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन करते हैं ये बता दीजिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी नापते हैं, इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी नापने के लिए। क्या होता है सर ये स्पेसिफिक ग्रेविटी? उसमें उसकी सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन जिसे कहते हैं, यूरिन कितना कॉन्सेंट्रेट है, ठीक है ना। यूरिनोमीटर का जो आपका काम है, ये उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जानने के लिए, ठीक है ना। सर रिपीट कर दीजिए एक बार। सर बताइए, मतलब कि किस टाइम किया जाता है, क्या नाम होता है इसकी जांच का? हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी शायद आप नहीं समझ पाएंगे। सर समझ गए, स्पेसिफिक ग्रेविटी।
मैं सर ये पूछ रही हूँ किस कंडीशन में पेशेंट को ये मतलब ये जांच करनी चाहिए यूरोनोमीटर से, ये थोड़ा बता दीजिए डिजीज कंडीशन रहेगा ना ये तो। सर इसमें ओनली स्पेसिफिक ग्रेविटी नापेंगे बस। यूरिन की ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी नापने के लिए किया था, ठीक है सर। यूरिन की और जो जांचें होती है WBC, RBC, पस्टेल्स वगैरह, उसको क्रिस्टल वगैरह बढ़ जाते हैं। हाँ, किडनी फंक्शन टेस्ट कहते हैं उसका, नाम है किडनी फंक्शन टेस्ट, ठीक है। सर स्पेसिफिक ग्रेविटी में जो यूरिन का कलर वगैरह देखते हैं क्या सर? नहीं, उसकी देखिए यूरिन में क्या, एक वाटर है, पानी है, ठीक है जी। पानी में अगर कोई सॉल्वेंट घोल दें, कोई घोलित पदार्थ घोल दें, तो पानी का जो डेंसिटी है वह बढ़ जाएगी, है ना। अब कोई भी चीज पानी के अंदर घोलेंगे तो उसका एक अलग गाढ़ापन आएगा, जो एक अलग गाढ़ापन है उससे उसको अगर नापेंगे तो उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर के अगेंस्ट जो है उसकी बढ़ती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो उसी को इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। सर कैसे पता करेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो बढ़ गया है? मार्किंग क्या देखेंगे इसमें, नंबरिंग क्या देखेंगे, कहाँ तक जाएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। सर स्टीम मार्किंग 1000 से 1060 है। हाँ, 1000 to 1060 होती है। विशाल जल समारोह का आयोजन किया गया है। याद रखिए, विशाल जल समारोह 15 अक्टूबर दिन रविवार को दोपहर 3 बजे अग्रवाल धर्मशाला खाते गांव से प्रारंभ होगा। शांत जी प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मकसद है कि जैसे आपके हार्मोन, जो रीनल हार्मोन है एड्रेनलिन, ठीक है, इसके सिक्रीशन को अगर ये पर्याप्त नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में नापेंगे। दिल की धड़कन एक बार से रुक जाए तो उस कंडीशन में नापेंगे। रक्त में आपका सोडियम का लेवल बढ़ गया है कि नहीं बढ़ा है, उसकी लेवल को नापने में के पर्पज से भी इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी का इस्तेमाल जानकारी लेनी पड़ती है, ठीक है जी। और बॉडी में अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है, पानी की कमी हो रही है, तो भी इस कंडीशन में इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी क्योंकि ये गाढ़ा होने लगेगा, ठीक है। और किडनी की अगर सर्कुलेशन, यानी उसको जो किडनी को ब्लड सर्कुलेशन है जिसमें खून का प्रवाह जो हो रहा है किडनी के लिए, है ना, अगर उसमें कोई रुकावट आ जाए, ठीक है, किडनी को ब्लड का प्रवाह रुक जाए तो किडनी पूरा फिल्टर नहीं कर पाएगा, अपना काम नहीं कर पाएगा, तो उस कंडीशन में भी उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी क्योंकि जो काम की चीज है वो फिल्टर करके ब्लड में नहीं आ पाएगा, सीधे यूरिन में आने लगेगा, तो उस समय इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी। इसके अलावा शुगर की कंसंट्रेशन अगर यूरिन बढ़ जाता है, यानी शर्करा, यानी मूत्र में शर्करा आने लगता है, तो उस कंडीशन में इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी। और एडीएच और ऐसा एडीएच सिंड्रोम में जिनका भी म्यूट करें प्लीज। क्या हो रहा है आपको? हेलो भाई, प्लीज म्यूट कर लें जिनके वहां से आवाज आ रही है, अननेसेसरी नॉइज आ रही है।
क्योंकि यहाँ मेरे वहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू कर रहा है, इसलिए आपकी आवाज मुझे बड़े ध्यान से सुननी पड़ रही है और मैं बड़ा स्लो स्लो बोलूँ कि मेरी आवाज आप तक पहुंच जाए, ठीक है ना? क्या मेरी आवाज क्लियर कट आ रही है आप सबको? जी सर। बीच में गाड़ी की आवाज आ रही थी तो सुन नहीं पाए। हाँ, मैं दोबारा बताता हूँ कि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी किस किस कंडीशन में हम नापेंगे, ठीक है? पहले तो आपको समझना है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी नापते हैं, ठीक है? और स्पेसिफिक ग्रेविटी किस किस कंडीशन में नापते हैं? अगर किडनी का जो हार्मोन रिलीजिंग है, एड्रेनलिन ग्लैंड जो होता है किडनी के ऊपर जो रहता है त्रिकोणाकार दोनों साइड में, अगर उसका उत्पादन नहीं कर रहा है तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पर फर्क पड़ेगा। या फिर दिल की धड़कन रुक जाए, यानी ब्लड फ्लो आपकी बॉडी में हो रहा है और हार्ट पंप प्रॉपर नहीं कर पाएगा तो बॉडी में स्वेलिंग होगी और इससे स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका बढ़ जाएगा। या फिर आपके ब्लड में सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा तो यूरिन में इस कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगा तो उससे कंडीशन इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पर फर्क पड़ेगा। या फिर किडनी को जो ब्लड फ्लो होता है, किडनी को जो खून का प्रवाह मिलता है काम करने के लिए, अगर प्रॉपर नहीं हो रहा है, रुकावट आ रही है तो किडनी अपना फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगा, छान नहीं पाएगा, इसलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगा। या फिर किडनी में शक्कर की मात्रा यानी बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ जाए और किडनी से बाहर यानी मूत्र में आने लगा तो भी इस कंडीशन में स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगा। किडनी से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उस कंडीशन में भी इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है, ठीक है? और किसी को डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो रही शरीर में, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब पानी की कमी हो रही होती है तो उसको पानी की नीड होती है तो उसका यूरिन गाढ़ा होने लगता है, उस कंडीशन में इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पर फर्क पड़ता है। बहुत ज्यादा बॉडी में वाटर की कंटेंट बढ़ जाए, जल शोध कहते हैं, उस कंडीशन में भी इस पर फर्क पड़ता है। या फिर किसी किडनी डैमेज हो जाए उस कंडीशन में इस पर फर्क पड़ता है। और किसी को किडनी से रिलेटेड गंभीर बीमारी हो जाए तो उस कंडीशन में भी इसकी स्पेसिफिक मयंक कुमार श्रीवास्तव जी अगर माइक आवाज आ रही है मेरी, माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, तो इससे हम इस स्पेसिफिक ग्रेविटी पता चलने से हमें पता चलता है कि किडनी से रिलेटेड कोई ना कोई पर्सन को बीमारी ही है जो डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। ठीक है, इतना आप लोग समझ आ गया? जी सर। ठीक है, रिपीट कर दीजिए सर, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया हूँ, थोड़ा सा रिपीट करिए। चलिए मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सब लोग ध्यान सुन लीजिए। ठीक है कि आपके सामने स्क्रीन पर एक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है क्या? पहले ये बताइए। यस सर। जी दिख रहा है? जी सर। जी सर। जी सर। जी सर। जी सर। ठीक है, इसको यूरिनोमीटर कहते हैं, यूरिनोमीटर कहते हैं। ये यूरिनोमीटर है। एक दोबारा इसका मैं एक ये ग्राफ पिक्चर दिखाता हूँ। ये यूरिनोमीटर है, एक टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब में इस मार्किंग तक यूरिन को भर देते हैं और फर्दर इसमें यूरिनोमीटर इसमें डाल देते हैं। डालने के बाद से इस मार्किंग से मैच कराते हैं कहाँ तक इसका है, उसके हिसाब से इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकलती है। यूरिनोमीटर में यहाँ पर एक मार्किंग होती है 1000 से 1060, 1000 से लेकर 1060 तक की मार्किंग होती है, वह इसके मेजरिंग के लिए काम आता है। अब आता है कि यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्यों निकालें या क्या जरूरत है निकालने की। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी जब डिस्टर्ब हो जाती है तो किस किस कारण से ये डिस्टर्ब होती है, ये जानने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला हम देखेंगे कि जब किसी पर्सन को ग्लैंड का इन्फेक्शन हो जाए,
एड्रिनल ग्लैंड इसे कहते हैं, क्योंकि किडनी पर दोनों साइड में एक कैप कैप त्रिकोण टाइप का ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड। अगर उसका सिक्रीशन का उत्पादन यानी उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो उसको कहते हैं एडिशन डिजीज। एडिशन डिजीज में ये बीमारी होती है जिसमें किडनी का ऊपर एड्रिनल ग्लैंड का सिक्रीशन कम हो जाता है या नहीं के बराबर होता है। उस कंडीशन में इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है। किसी का हार्ट का पंपिंग यानी हृदय स्पंदन कम हो या नहीं के बराबर हो, उस कंडीशन में इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी में वृद्धि हो जाती है। रक्त में सोडियम का स्तर उच्च हो जाए, तो बॉडी में अगर सोडियम ज्यादा होगा तो यूरिन के द्वारा सोडियम ज्यादा से ज्यादा निकालना पड़ेगा, उस कंडीशन में स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी। हमारी बॉडी का वाटर लॉस हो जाए यानी हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाए, पानी की कमी हो जाए वाटर लॉस होने से, उस कंडीशन में यूरिन गाढ़ा हो जाएगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी। अगर किडनी को जो ब्लड सप्लाई होता है, जो किडनी को खुद जीवित रहने के लिए जो ब्लड सप्लाई चाहिए, जो किडनी की वेसल्स होती हैं, अगर उसमें कोई रुकावट आ जाए, स्टेनोसिस कहते हैं, उस कंडीशन में स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी। ठीक है। और अगर किसी को यूरिन में ग्लूकोज यानी शर्करा आ रहा है, जिसे मूत्र शर्करा बीमारी कहते हैं, तो उस कंडीशन में स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी। उसके अलावा देखते हैं कि अगर कि इस किडनी की अंदर के सेल्स जो होते हैं उनको कोई डैमेज हो रहा है और उसकी जो नलिका होती है उसमें कोई सेल्स डैमेज हो रहा है, इसको ट्यूबल नेक्रोसिस कहते हैं, किडनी ट्यूबल नेक्रोसिस कहते हैं। उस कंडीशन में स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है। किसी को बहुत ज्यादा परस्पिरेशन हो जाए यानी शरीर से पसीना बहुत सारा पानी लॉस हो जाए, तो उसमें भी इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है। किसी का किडनी किसी वजह से खराब हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है। अगर किसी को किडनी से रिलेटेड कोई संक्रमण हो जाए, इसको पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं, पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं, तो उसमें भी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है। इस तरह से हम ये सब सारी चीजों की संभावनाओं को जानने के लिए इसका टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका यही इस्तेमाल है। हाँ जी सर क्रेटिनिन ये कैसे थोड़ा मापते सा हैं? इसी से प्रोसीजर क्रेटिनिन बता दीजिए कि कितना अमाउंट लेंगे यूरिन का, कितना इसमें फिल करेंगे, और ये जो आपने बताया था इसका थोड़ा सा प्रोसीजर बता दीजिए सर। प्रोसीजर है ना। सर किडनी से रिलेटेड जो इन्फेक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे? पाइलोनेफ्राइटिस। नेफ्रोलिसिस किसको बोलेंगे सर? लिथिस का मतलब स्टोन का फॉर्मेशन, किडनी में स्टोन का बनना। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। हाइड्रोनेफ्रोसिस इसमें हाइड्रो मतलब पानी का भर जाना, किडनी में पानी का भर जाना, हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो सर इसमें साइन क्या क्या दिखेंगे जब हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे सर टेस्ट के लिए? देखिए इतने सारे तो मैंने आपको बताया ना कि किसी को डिहाइड्रेशन हो रहा है, किसी का हार्ट रेट बहुत कम हो जा रहा है, चाहे उसका हार्ट धड़कना बंद सा हो गया है, किसी को यूरिन में शर्करा आ रहा है, किसी के शरीर में सूजन हो रहा है, तो ये एडिशन डिजीज है। ये तमाम चीजों में इसको हम एक साइन है ना उसका, यूरिन का कलर तो चेंज हो रहा है। सर इसका इफेक्ट हमारी आंखों की स्वेलिंग पे भी आता है क्या सर? आंखों की स्वेलिंग का मतलब आंखों की सर आंखों के आसपास, हाँ जी हाँ जी सर, है ना। हाँ, तो इसका ये साइन है, इसका पहचान है कि
कि जब आंखों के पलकों के जब नीचे ऊपर स्वेलिंग आता है तो उससे पता चलता है कि किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज तो नहीं है, वो इसका पहचान है। ठीक है, ओके तो उस कंडीशन में क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी एक बार से मान के चली कि एक बार से बहुत ही कॉमन सा ये टेस्ट है ना। तो सर एक बार सर टेस्ट करके हम क्लियर कर सकते हैं क्या सर, या एक दो बार और किया जा सकता है? डायग्नोसिस में हेल्प मिलता है, किसी भी डायग्नोसिस बनाने में हेल्प मिलता है, मदद मिलता है। ठीक है, नहीं तो क्या हो कि बॉडी मान लो कि डिहाइड्रेट हो गया, नहीं बॉडी में पानी की आपकी कमी हो गई, और आपकी बॉडी में पानी की कमी हो गई तो आप किसी को पानी पिला रहे हैं, चाहे उसको ड्रिप लगा रहे हैं, ठीक है, और आपने और आपने उसको प्रॉपर तरीके से जानने की कोशिश की उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन कैसे हुआ, नहीं पानी की कमी कैसे हो गई, तो क्या होगा उसमें यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी देख लेंगे। अगर पानी की कमी हो रही है और यूरिन प्रॉपर उसका कहता है कि कॉन्सेंट्रेशन सही है, स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मल है, तो उसके जनरल है। और अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी को फर्क पड़ता है तो मान के चलिए कि किडनी पर लोड पड़ रहा है, तो इसलिए किडनी से पता है किडनी पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो किस तरह से उसको हमारे को डिहाइड्रेट से रिहाइड्रेट यानी कि उसकी शरीर में पानी की मात्रा लगभग किस तरह से पहुंचावे। ठीक है, तो इन सब चीजों को प्रिकॉशनरी मेजर के लिए इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम नापते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं एक नया इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, दैट इज द स्टेथोस्कोप। आपके सामने कोई पिक्चर आई है? यस सर। जी सर। हाँ, इसको स्टेथोस्कोप कहते हैं या उर्दू भाषा में आला कहते हैं, आला। ठीक है ना, और ये बहुत कॉमन इंस्ट्रूमेंट है हमारे ओपीडी के लिए, यानी आउटडोर पेशेंट के लिए, यानी क्लिनिक के लिए। तो इसका इस्तेमाल हमें करने आना चाहिए। अगर इसमें देखें तो इसके कितने पार्ट हैं और क्या क्या उनका फंक्शन है, तो थोड़ा सा इसको पार्ट को हम देख लें। ये यहाँ पर देख रहे हैं, ये रबड़ का बना हुआ गुटका है ये, ठीक है, ये इसको हमको अपने कान में लगाना होता है, इसको इसलिए कहते हैं ईयर पीस। ठीक है, इसको कहते हैं ईयर पीस। ठीक है, और इसके बाद आता है एक ये स्टील का बना हुआ ये डमरू जैसा आकार होता है, इस तो छोटा सर्कल होता है, एक तो बड़ा सर्कल होता है, इसको कहते हैं चेस्ट पीस। जिस तरह से ये ईयर पीस से कान लगाते हैं उससे कहते हैं इसको चेस्ट पीस। चेस्ट पे सीने पे लगाकर सुनने के काम आता है। और ये पूरा जो होता है ये होता है ट्यूब, रबर ट्यूब होता है, हॉलो रबर ट्यूब होता है, स्मूथ हॉलो रबर ट्यूब, यानी स्मूथ लचीला खाली एक ट्यूब होता है, थिक कोटेड होता है। ठीक है, और उसके बाद जो आता है ये आता है एक ब्रिज आता है, और इस पूरे कमानी के अंदर एक फिर स्टील का हॉलो पाइप होता है। ये एक स्टील का हॉलो पाइप होता है जो इसको आपके कान में प्लग करने, कान में लगाने में मदद करता है। ठीक है, और इस तरह से अपने कान में लगाकर उसको रेडी है किसी पेशेंट को एग्जामिनेशन करने के लिए। और इसको एग्जामिन करने के लिए कहाँ एग्जामिन करते हैं, तो इसको चेस्ट में अगर बात करें, हमारे सीने पर हमारे लंग्स में साउंड को सुनने के लिए इस्तेमाल करेंगे,
हमारे हार्ट के साउंड को सुनने के लिए, हृदय के ध्वनि को सुनने के लिए इस्तेमाल करेंगे। लंग्स मतलब फेफड़े की ध्वनि को सुनने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर एब्डोमेन की बात करें, पेट यानी सीने के नीचे वाले रीजन को एब्डोमेन रीजन कहते हैं, तो उसको अगर हम बात करें तो इसमें आंतों में आने वाली आवाज को सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको सुनने को कहते हैं ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन, ठीक है ना, ऑस्कल्टेट करना। तो स्टेथोस्कोप से हम क्या करते हैं, ऑस्कल्टेट करते हैं। तो एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल क्या है, तो आप कहेंगे ऑस्कल्टेट करना, ऑस्कल्टेट करना, उसको सुनना। ठीक है, आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं? यस सर। यस सर, यस सर। करूं मैं आपसे क्वेश्चन करके, स्टेथोस्कोप का क्या इस्तेमाल है? ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन, ठीक है, तो ऑस्कल्टेट करना। तो ये इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि स्टेथोस्कोप का काम है ऑस्कल्टेट करना। तो इसके दो इंपॉर्टेंट काम है, चेस्ट में हमारे लंग्स को साउंड को सुनना, हार्ट के साउंड को सुनना, पेट यानी एब्डोमेन में एब्डोमिनल साउंड को सुनना। और इसके बाद आता है, इसका इस्तेमाल होता है हमारे बीपी ऑपरेटर्स के साथ। जी, बीपी के लिए भी होता है ना सर इस्तेमाल? हाँ, अब आगे तो बोल रहा हूँ ना, सुनिए तो। इसके बाद हमारे बीपी को नापने में मदद करता है। बीपी को नापने में हमारे जो एल्बो जॉइंट होता है, यानी जो ऊपर का एल्बो जॉइंट कहते हैं, वहां पर उसका जो ऊपर वाला गड्ढा जो होता है, ठीक है ना, कोहनी का ऊपर वाला गड्ढा जो होता है, उस गड्ढे को कहते हैं क्यूबाइडल फोसा। ठीक है, उस गड्ढे को कहते हैं क्यूबाइडल फोसा। उसमें मीडियन आर्टरी के ऊपर उसको रख देते हैं, स्टेथोस्कोप को। और जब बीपी आप भरते हैं और बीपी जब भर लेते हैं, तो आप जब उसको प्रेशर को रिलीज करते हैं, तो उसमें एक टप टप की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनना होता है, उसको सुनने में स्टेथोस्कोप का मदद चाहिए होता है। तो स्टेथोस्कोप हमारे ब्लड प्रेशर के मेजरिंग में एक सहायक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम होता है। ठीक है जी। ये अब इसको अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आपके अंदर कुछ चीजें खासियत हो चाहिए। आपके ईयर पीस, आपका हियरिंग पावर प्रॉपर होनी चाहिए। कम सुनाई देता हो, बैठ गया, चाहे चेस्ट एग्जाम। तो ये अगर ऐसा है तो पहले कहीं पर बहुत ज्यादा आवाज हो रहा है, आप वहां पर किसी का साउंड कोशिश कर रहे हैं सुनने के लिए, तो और भी सब आवाजें वह साउंड कैच कर रही है, तो प्रॉपर रीडिंग नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, सुनने में नहीं आएगा। ठीक है, पता चले कि आपका जो ये पाइप है, पाइप कहीं से आपका ये क्रैक कर गया, चाहे कहीं से चिपक दब गया है, तो भी साउंड जाने में दिक्कत कर सकती है। फिर क्या होता है कि चेस्ट पीस जो है, चेस्ट पीस के ऊपर एक डायफ्राम लगा होता है, एक प्लास्टिक की मेम्ब्रेन लगी होती है, वो प्रॉपर नहीं लगी है तो भी दिक्कत हो सकता है। कभी ये चेस्ट पीस को ये लॉक होता है, यहाँ से इधर से सुनना है तो इधर ओपन करेंगे, और इस साइड से सुनना है तो इस साइड को ओपन करेंगे। जो ये छोटा वाला पीस दिख रहा है और इधर बड़ा पीस होता है, इसका दो अलग अलग काम है। छोटे वाले पीस से मोस्टली बच्चों का चेस्ट एग्जामिन करने के पर्पज से किया जाता है, या फिर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करने के लिए किया जाता है। और जो ये बड़ा वाला पीस है तो इससे चेस्ट एग्जामिनेशन करने के लिए किया जाता है, या फिर बीपी इंस्ट्रूमेंट में बीपी ऑपरेटर्स के साथ इसको इस्तेमाल करकर मीडियन आर्टरी को उसको रखकर सुनने में किया जाता है। इस तरह से आज हमने दो इंस्ट्रूमेंट पढ़ा, यूरिनोमीटर एंड स्टेथोस्कोप। अब इससे रिलेवेंट जो भी क्वेश्चन हो 1 मिनट में आप मुझसे पूछ लें प्लीज, जो भी आपको डाउट हो। यूरिनोमीटर कौन सी बुक से बता दीजिए सर। जी सर, आप कौन सी बुक से पढ़ाते हो? बुक जो आपके पास बुक है उसको ही आपको देखिए। ये है आधारभूत प्राथमिक चिकित्सा व्यवहारिक
प्रैक्टिकल की है। हाँ हाँ, आधारभूत ऑब्लिक प्राथमिक चिकित्सा। हाँ ठीक है, ये प्रैक्टिकल की बुक है सर। और हाँ, और कोई क्वेश्चन करना आपको? सर इसका यूज जो है सर पल्स वीट के अलावा और कहीं नहीं होता है ना? जैसे आप कहाँ आप जानना चाहते हो वो बताइए, तो होता ही नहीं होता मैं बता दूंगा आपको। तो बॉडी हीट वगैरह है, अगर फीवर वगैरह से सफर कर रहा है पेशेंट, उस कंडीशन को यूज नहीं किया जा सकता है ना, मतलब और कोई यूज नहीं है, मतलब पल्स वीट के अलावा कोई यूज नहीं है। कोई जो मेरे पीछे लगाता है, पीछे इसको वो कैसे जांच? हाँ सर, पीठ के ऊपर लगाया जाता है सर, ये क्यों? देखिए, पीठ के ऊपर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, ये बहुत ही नॉलेजेबल क्वेश्चन है। एक लेडी और एक जेंट्स आपके सामने बैठे हों तो लेडीज को सामने से एग्जामिनेशन करना आसान नहीं होता है। क्यों? कि लेडीज में ब्रेस्ट होता है और जेंट्स में चेस्ट होता है। चेस्ट पर ऑस्कल्टेट करना आसान होता है क्योंकि वहाँ मांस का बहुत सारा लेयर नहीं होता है, ठीक है ना। और फीमेल के अंदर मांस का बहुत बड़ा मांस का पीस होता है जिसको ब्रेस्ट कहते हैं। इसलिए फीमेल को मोस्टली बैक साइड से एग्जामिन करते हैं और मेल को सामने से भी एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? सर जी, बैक साइड है, इस पे भी सर लंग्स की क्लियर आवाज आएगी, एक्यूरेसी? जी, स्टेथोस्कोप लगाते हैं तो वही एक्यूरेसी समझ में आएगा सर लंग्स का? हाँ जी। और लंग्स के अलग अलग डिजीज में स्टेथोस्कोप से अलग अलग टाइप के साउंड आते हैं, जैसे क्रूप साउंड, मरमर साउंड, बबल साउंड, है ना, सॉस। अपना मोबाइल म्यूट कर धीरज सर, सुनाई नहीं दे रहा सर। इससे कौन सकते हैं? अभी क्वेश्चन और चल रहा है तो इसमें थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर सुने। जिनको नॉइस डिस्टरबेंस हो रही है वो दूसरों को टोक दे कि वो नॉइस डिस्टरबेंस ना हो। सर इसमें कौन कौन से वॉइस सुन सकते हैं? देखिए, चेस्ट में ऑस्कल्टेट करने के लिए मरमर साउंड होता है, ठीक है ना। श्वास साउंड का, श्वास में आरी चलने जैसा घर घर की आवाज, है ना। तो अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है, प्लूरेसी है, ये तमाम चीजों में कर सकते हैं। जब उस डिजीज को मैं आपको पढ़ाऊंगा उस समय आपको बता दूंगा कि किस डिजीज में किस टाइप के साउंड और कहाँ सुनाई देगी। ट्यूबरकुलोसिस है ना, ये सब अलग है। सर स्टेथोस्कोप जो ईयरपीस ये है जहाँ पे साउंड आता है, ईयर साउंड का, उसका पीछे वाला आप बता रहे बच्चे को सुना देता है। पहली बार सुन रहा हूँ सर, तो ये वहाँ से आवाज आती है सर? छोटे वालों से बिल्कुल आती है। हाँ, छोटा तो बच्चों का चेस्ट छोटा है ना, छोटा होता है। और जो बड़ा वाला जो उसका डमरू का जो बड़ा वाला एरिया होता है वो एडल्ट को सुनने के लिए होता है, और छोटा वाला जो छोटा वाला होता है बच्चों के लिए होता है, ठीक है। और छोटे वाले तरफ से कप बना होता है, कप से होता है, तो एब्डोमेन पर रख के उसको सुनने का। भैया म्यूट सुनाई नहीं दे रहा भैया, म्यूट करना भाई। ये बच्चों को संभालिए, बच्चों को प्लीज, बच्चों को अलग कीजिए। सर वो इसमें लॉक सिस्टम रहते हैं सर स्टेथोस्कोप में, तो लॉक मतलब पूरी तरह दो साइड का, मतलब एक साइड का सुनाई देगा, दूसरे साइड का बंद होगा। हाँ, ये आपका जो डमरू है, जो उसका चेस्ट पीस है उसमें होता है, एक तरफ घुमा देंगे एक तरफ का होल बन जाएगा, क्योंकि जो अंदर जो रॉड होता है उसमें एक साइड में होल होता है, एक तरफ का बंद करें, जिससे आपकी पाइप होता है ना, आपके नल होता है। सर स्टेथोस्कोप से अलग अलग फ्रीक्वेंसी के आते हैं क्या, कि एक जैसे रहते हैं? यानी जिसका जो चेस्ट पीस है उसका फ्रीक्वेंसी?
उसमें भी अलग अलग टाइप का स्टेथोस्कोप है। एक कार्डियक स्टेथोस्कोप, एक पीडिया स्टेथोस्कोप आता है जो स्पेशली बच्चों के डॉक्टर रखते हैं अपने पास। जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं बड़ों को नापना, बच्चों को चेक नहीं होता, छोटे चेस्ट पीस वाले रखते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं कार्डियक स्टेथोस्कोप रखते हैं, उसकी कीमत कम से कम 25 से 30 हजार रुपए एक स्टेथोस्कोप की होती है। और जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो जनरल स्टेथोस्कोप रखते हैं। लगभग सब स्टेथोस्कोप का एक जैसा ही काम है, लगभग बहुत हल्का सा स्पेसिफाई हो जाता है, तो उसके हिसाब से उसका स्पेसिफिकेशन होता है। स्टेथोस्कोप का आविष्कार कैसे हुआ था सर, और किसने किया था? चेस्ट पे सर। अब ये कहानी कहने का टाइम नहीं सर। ये आजकल स्टेशन सर बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं सर, बाई चांस क्वेश्चन आ जाता है ना कि इसका भाई साहब पूछो ना भाई, आपको जो भी पूछना है आपको गूगल में जाके आपको डिस्टर्ब करके उसको आप गूगल में जाएंगे तो बहुत अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है ना? जी सर, वहां तक नहीं जाना सर अपने को। हाँ गूगल में सब मिल जाएगा। अभी जो रिलेवेंट समझ में नहीं आ रहे, पढ़ने आ रहे हो कि मजाक करने आ रहे हो तुम लोग? रिलेवेंट क्वेश्चन है जो उससे मिलता जुलता जो अभी आज पढ़ा गया उससे जो पेशेंट को लंबी सांस लेने को बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है इसको नापने से? मतलब देखिए किसी की सांस हल्की चल रही है, किसी की तो लास्ट में सांस कमजोर चल रही है, अच्छा रहेगा। अभी सर को पढ़ाने दीजिए। ये क्लिनिकल अप्रोच है। इसलिए मैं कहा कि जब अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, आपको रोनाइटिस, ये तमाम डिजीज पढ़ाऊंगा तो उसमें इसको अलग अलग आपको बताने में आसानी रहेगी, ठीक है सर? चेस्ट पे डायग्नोसिस करने के लिए अलग 4 जगह बताते हैं कि 4 अलग अलग जगह में लगाना पड़ता है, पहली जगह, दूसरी और तीसरी, तो ये कहाँ पे? आपको जब आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा रहा था तो उसमें लंग की हमने स्ट्रक्चर डायग्राम बताया था, अगर वो आपको याद है तो आपको स्टेथोस्कोप लगाने आसानी से मिल जाएगा। बट अलग अलग डिजीज जब पढ़ाएंगे तो उसमें भी चेस्ट में कहाँ लगाएंगे तो किस टाइप का आवाज आएगा। अगर चेस्ट में प्लूरल इफ्यूजन हो यानी पानी भर गया है तो पानी हमेशा नीचे तल पर भरता है, ठीक है? और जब पानी हुआ था, जहाँ पानी भरा होता है वहां पर पानी के अंदर अगर एयर फ्लो कराएंगे तो उसके पानी के जो हवा फ्लो करता है जो उसकी आवाज आती है उस टाइप की आवाज नीचे आएगी, फुरफुर की आवाज आएगी, फुरफुर की आवाज आएगी चेस्ट के नीचे साइड में, यहाँ पर, ठीक है? यहाँ इकट्ठा हो जाता है, ऊपर नहीं आएगी फुरफुराहट की आवाज, ठीक है? और इस तरह से अलग अलग डिजीज में उसको अलग अलग अपन समझेंगे। जी सर। तो मैं आज इसको यहीं पर एंड करता हूँ, और जो भी क्वेश्चन हो आप अपने ग्रुप लीडर को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, फिर मेरे को मिल जाएगा तो मैं आपको जी सर बहुत अच्छा बताया सर। सर एक लास्ट और छोटा सा क्वेश्चन है सर, मेरा सिंपल से कहना था कि चेस्ट पीस का डायफ्राम बच्चों के लिए और बड़ों के लिए दोनों के लिए अलग अलग होता है क्या? छोटा होता है डायफ्राम, एक का बड़ा होगा। बच्चों का चेस्ट के लिए छोटा और बड़ों के लिए बड़ा। हाँ, तो डायफ्राम का साइज भी अलग अलग रहेगा सर? आप मार्केट में जाकर कहिएगा मुझे पीडिया स्टेथोस्कोप दीजिए और एडल्ट स्टेथोस्कोप दीजिए, ओके, आपको वह बात बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो दोनों अलग अलग रहेंगे? नॉर्मल स्टेथोस्कोप होता है, दोनों अलग अलग स्टेथोस्कोप होता है जो उसका छोटा वाला सर्कल होता है वो बच्चों के लिए होता है, जो बड़ा वाला सर्कल होता है वो बड़ों के लिए होता है। पर आप स्पेशलिस्ट हैं, अगर आप बच्चों के डॉक्टर हैं तो आप पीडिया स्टेथोस्कोप इस्तेमाल करना चाहेंगे, सिर्फ छोटा पीस इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ा का कोई इस्तेमाल नहीं जाएगा आपके पास। इस तरह से टाइप्स ऑफ स्टेथोस्कोप में बताया कि लगभग 3 तरह की आती हैं स्टेथोस्कोप: जनरल स्टेथोस्कोप, कार्डियक स्टेथोस्कोप एंड पीडिया स्टेथोस्कोप, ठीक है? 3 तरह की मोस्टली आती हैं। एनी डाउट हो? नो सर, थैंक यू so much.
तो आज क्लास को आप यहीं पर एंड करते हैं, और जो भी क्वेश्चन रहेगा अपने ग्रुप लीडर को आप फॉरवर्ड कर दिए, उससे मेरे को मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जी सर, थैंक यू।